नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे गणित की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें चलते हैं पहले प्रश्न पे कि बर्थलोट के अनुसार गणित क्या है। तो देखिए, ये प्रश्न आया है दोस्तों परिभाषा से। कहाँ से आया? परिभाषा से। और जैसा कि आप जानते हो कि आपके सिलेबस में परिभाषा से हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि ये किस गणितज्ञ की परिभाषा है। तो देखिए, बर्थलोट ने क्या परिभाषा दी है दोस्तों कि सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। तो ये तो किसने दी? ये दी थी रोजर बेंकन ने। रोजर बेंकन ने। छात्रों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है। ये किसने कहा? ये कहा दोस्तों लोक ने। लोक ने परिभाषा दी है। गणित ऐसा विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये दी है बेंजामिन पियर्स ने। पियर्स या पेरी कहता है कहीं पे, बेंजामिन पियर्स ने। जबकि बर्थलोट ने क्या परिभाषा दी दोस्तों? बर्थलोट ने दी है कि यह भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है। बर्थलोट ने कहा कि जो गणित है दोस्तों वो भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण है, और यही बर्थलोट की परिभाषा है। बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार आपके पहले प्रश्न में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का रिक्त स्थान है। तो यानी कि क्या है कि जो गणित है वो सभ्यता और संस्कृति का क्या है, ये पूछा है ना। तो द्वार है, मुकुटा है, दर्पण है या उपद्वार है। तो देखिए, उपद्वार की और मुकुटा की तो कोई परिभाषा आ नहीं रखी ना। ये अपने जो गणित में परिभाषा है वहाँ से प्रश्न पूछा गया है ना। अब बच्चे कौन से विकल्प? विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 3। तो यहाँ है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या हो जाएगा? दर्पण हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये परिभाषा दी है, किसने दी है दोस्तों? ये परिभाषा दी है होगबेन ने। ठीक है, किसने दी? होगबेन ने ये परिभाषा दी है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये होगबेन ने दी। अगर पूछे कि होगबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है और ये कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है, क्योंकि मूल्य से भी एक दो प्रश्न आपके आते हैं, आपको पता है ना। एक या दो प्रश्न जरूर आएंगे मूल्य से। तो पूछा कि अगर कौन सा मूल्य है, तो वहाँ पे आप सांस्कृतिक मूल्य करोगे। ठीक है, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति है संबंधित, तो वो सांस्कृतिक मूल्य हो जाता है दोस्तों। ठीक है, जबकि जो द्वार की बात करूँ मैं, तो गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार व कुंजी है। ये रोजर बेंकन की परिभाषा है। ठीक है, बेंकन की। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 2 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों कि गणित की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, गणित की प्रकृति आपके टॉपिक है, वहाँ उस प्रकृति के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है, कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा है। तो गणित एक गतिशील व बौद्धिक उद्यम है। बिल्कुल सही कथन है ना कि गणित देखिए बौद्धिक बौद्धिक मतलब जो अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, जब गणित को हम समस्या का समाधान करते हैं गणित में, तो हम जो बौद्धिक मेहनत करते हैं बिल्कुल करते हैं, और ये गतिशील भी होती है ना। सही है ये। गणित एक सार्वभौमिक विषय है। बिल्कुल है। सार्वभौमिक यानी कि जो एक तो समय और एक काल, यानी कि सॉरी, समय तो काल हो गया, एक होता है स्थान, यानी समय और स्थान के अनुसार अपरिवर्तित है, यानी कि ये सार्वभौमिक है, सब जगह एक समान है। और गणित अमूर्त विचारों का विज्ञान है। बिल्कुल है। गणित में जो विचार होते हैं दोस्तों वो अमूर्त विचार ही होते हैं ना, यानी कि गणित एक अमूर्त विज्ञान है। फिर है गणित का हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। तो ये नहीं है, गणित का हमारे जीवन से संबंध होता है दोस्तों ना। यानी गणित हमारे दैनिक जीवन में काम बिल्कुल आती है ना। इसीलिए तो अंक गणित का हमारे जीवन में विशेष महत्व है ना। और हमारे जीवन में जो प्रायोगिक महत्व भी है, व्यावहारिक महत्व भी है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में गणित काम आता है ना, हमारे दिनचर्या में काम आता है, इसलिए जीवन से संबंध है। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 4 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 में। प्रश्न संख्या 4 अच्छा प्रश्न है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने तर्क शक्ति के कितने प्रकार बताए हैं। तो देखिए, ये जो तर्क शक्ति टॉपिक है वो आपके गणित में बिल्कुल आ रखा है कि गणित की समता व तर्क समति देख लेना। वहाँ से ये प्रश्न उठाया मैंने कि गणित प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने तर्क शक्ति कितने प्रकार होते हैं। अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कि 2 है, 4 है, 5 है या 6 है। तो जॉन डीवी ने तर्क शक्ति के कितने प्रकार बताए हैं दोस्तों? 5 प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं? 5 प्रकार मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने तर्क शक्ति के बताए। जॉन डीवी ही वह मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा करके सीखने पर बल दिया है। अब देखिए, बता देते हैं इनके तर्क शक्ति के 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है समस्या की उपस्थिति। समस्या की
उपस्थिति। ठीक है, ये पहला है इसका प्रकार, यानी कि समस्या को उपस्थित करो, कौन सी समस्या। ठीक है, दूसरी है कि समस्या की जानकारी, समस्या की जानकारी, समस्या के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए हमें। फिर तीसरा क्या है, तीसरा है समस्या समाधान के उपाय, कि समस्या आ गई उसका जो समाधान निकालना है उसका उपाय, कौन कौन से उपाय है वो हो जाएगा। चौथे में हो जाता है उपाय का चुनाव या उपाय का चुनाव या चयन, यानी कि अब हमें कौन सा उपाय निकालना है उसका चयन करो, और चयन करने के लिए हम क्या करेंगे, उस उपाय का उपयोग करेंगे, उस उपाय को प्रयोग में काम लेंगे, ये हो जाएगा उपयोग। यानी कि समस्या उपस्थिति, समस्या की जानकारी, समस्या के समाधान के उपाय, समस्या का चुनाव या उपाय का चुनाव या चयन, और उपाय का उपयोग, ये होते हैं प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने तर्क शक्ति के कुल 5 प्रकार बताए हैं। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 4 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। अच्छा प्रश्न आया है कि जिन प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तर के संकेत दिए हों वे प्रश्न हैं। जिन प्रश्न कौन कौन, ये जो जिन प्रश्नों में वैकल्पिक उत्तर है ना, यानी विकल्प में आ रखे हैं कि ए बी सी या डी, या मान लो यही आ रखा 1 2 3 4, ये क्या है, ये जो भी प्रश्न है ये कौन सा प्रश्न है, ये वैकल्पिक उत्तर प्रश्न है ना, वैकल्पिक उत्तर के संकेत दिए यहाँ पे कौन सा आएगा। ठीक है, ये प्रश्न कौन से होते हैं। निबंधात्मक, निबंधात्मक तो एक पेज से समझ लेते हैं, विकल्प कहाँ है वहाँ पे, निबंधात्मक विकल्प नहीं है। लघुतरात्मक में भी विकल्प नहीं है ना, और अति लघुतरात्मक में भी विकल्प नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनमें तो बालक अपने विचारों की रचना कर सकता है, जबकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिनमें निष्पक्षता पाई जाती है, शुद्धता पाई जाती है ना, वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, नहीं कि व्यक्तिनिष्ठता, तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो क्या है, हमेशा वो हमेशा वैकल्पिक उत्तर के संकेत में दे रखे होते हैं ना, यानी कि निश्चित उत्तर दे रखे हैं। अब इसका ये जो प्रश्न है इनमें देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4। अब इनमें हमें पता है कि एक ही विकल्प है वो सही होगा, ये वैकल्पिक उत्तर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, वहाँ पर विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि गणित पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 रिक्त स्थान पर बल देती है। गणित पाठ्यचर्या की रूपरेखा कौन सी है, 2005, यानी कि NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ना, 2005 का प्रश्न आया है यहाँ पे। ये किस पे बल देती है कि गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। गलत चीज़ है कि पहले गणित में जो जो होशियार है चयनित कर लो, उन्हीं शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, ये चीज़ तो गलत है। 2005 में ऐसे कोई चीज़ नहीं बताई, ये तो भेदभाव की चीज़ हो गई। फिर है निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी, नहीं, पाठ्यचर्या अलग नहीं, सभी के लिए समान होती है। ऐसे नहीं कि कमजोर बालकों के लिए अलग होगी, नहीं, पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन पाठ्यचर्या अलग नहीं हो जाएगी, ये गलत हो गया। छात्रों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। तो देखिए हर रोज़ परीक्षा करें तो ये चीज़ भी क्या है, नेगेटिव चीज़ है, गलत है ना। परीक्षण से क्या होता है, बालक वो होते हैं ना। हाँ, अब प्रतिभाशाली के लिए ठीक है लेकिन कमज़ोर वालों के लिए गलत है। जबकि लिखा है तीसरा विकल्प गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है, तो ये बिल्कुल कथन है आपके सही आ रहा है NCF 2005 के अनुसार कि गणित में सफलता है बिल्कुल प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे की जो मतलब सोच है, तार्किक सोच है, चिंतन है, उसको गणितीय बनाना, यही तो NCF 2005 ने बल दिया था। ठीक है, इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 6 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 7 पर कि पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का क्या महत्व है। जो पाठ्यक्रम है वहाँ पे अंकगणित शिक्षण का क्या महत्व है। तो देखिए अंकगणित क्या है, गणित की प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ किससे हुआ, अंकगणित से हुआ। ठीक है, गणित की अगर पूछे प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ, यानी कि गणितीय ज्ञान की मतलब कुल 3 शाखाएं हैं, है ना, रेखा गणित, बीजगणित, अंकगणित, उनमें सबसे प्राचीन ये अंकगणित ही शाखा है। ठीक है, इसके अलावा जो दैनिक जीवन में जिसका प्रयोग करते हैं, है ना, दैनिक जीवन में जिसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, है ना, उन दैनिक जीवन में जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या है, वो अंकगणित है। यानी अंक संख्याएं इनकी गणना की जाती है, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडेशन ये चीज़ इसमें गणित की जो संक्रियाएं बोली जाती है वो भी अंकगणित में आती है। अब इसका महत्व क्या, घरेलू कार्य, बिल्कुल घर के जो भी मान लीजिए घर में दूध का हिसाब करना, किराना का सामान लेना, उन हिसाब करते तो अंक काम आते तो अंकगणित हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल है। मजदूरी या व्यवसाय में एक दिन का कितनी मजदूरी हुई वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, बिल्कुल अंकगणित का प्रयोग होगा। और व्यावहारिक अपने व्यवहार में करते हैं भाई, अपने दैनिक जीवन में करते हैं, दैनिक जीवन के कार्यों में करते हैं, व्यवहारिक उपयोग में भी करते हैं, यानी कि उपयोग सभी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है प्रश्न संख्या 7 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है कि किसका प्रशिक्षण
बालक की मानसिक शक्तियों को विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि किस विषय का जो प्रशिक्षण देने पे क्या होता है कि जो बालक है उसकी मानसिक शक्तियों को विकसित करने में सहायता विषय प्रदान करता है। गणित है, अंग्रेजी है, चित्रकला है, समाजशास्त्र। तो देखिए चित्रकला तो चित्र वगैरह कला से संबंधित हो गया है, तो ना गलत है। समाजशास्त्र भी हट जाएगा, ये तो जो समाज में रहने वाले लोग हैं उनका जो आपस में संबंध है उसका अध्ययन करवाया जाता है। और अंग्रेजी भी यहाँ पे हट गया। बच्चा कौन सा? गणित। गणित आपको पता है, गणित में जो भी समस्या का समाधान है वो हम अपने मस्तिष्क का उपयोग करके करते हैं, है ना। किसी गणितज्ञ ने ये कह दिया है, ये विचार भी दिया, आपने पढ़ा होगा गणित में, कि जितना गणितीय अभ्यास करोगे, जितना गणितीय अभ्यास करोगे, जितनी गणितीय समस्या को आप सोल्व करोगे, समाधान निकलेगा, उतने आपका मस्तिष्क है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, उतने मस्तिष्क आपका विकसित ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपके मानसिक शक्तियों को विकसित कौन करता है? गणित करता है। तो प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर, कि गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है। देखिए नैदानिक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, है ना, अच्छी तरह पढ़ लेना आप कि गणित में जो नैदानिक परीक्षण है उसका उद्देश्य क्या होता है। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, पिछड़े बालकों की पहचान करना, छात्रों द्वारा की गई कमजोरियों की पहचान करने उपयुक्त सभी। तो जो नैदानिक परीक्षण है यानी जिसमें निदान आता है ना, नैदानिक परीक्षण मतलब निदान आता है, जिसमें मतलब बालक की कमजोरी आती है, बालक की समस्या आती है और बालक की कठिनाई आती है, बाधा आती है, एक ही चीज़ है। ये होता है नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य। अब इनकी क्या करना है? कमजोरी, समस्या या कठिनाई का केवल पहचान करना है, केवल ज्ञान करना है, केवल जानकारी करना है ना, ये तो आ जाता है नैदानिक। अगर इनका उपचार कर दोगे तो उपचार आपने कब देखिए अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना, तो ये तो उपचारात्मक शिक्षण करने के बाद की चीज़ है कि भाई हाँ सुधार आ गया। पिछड़े बालकों की पहचान करना, अब देखिए आप बताओगे सर पहचान करना, पिछड़े वाले कमजोर होते हैं तो ये हो सकता है, बिल्कुल ये आपको भ्रमित कर सकता है विकल्प। क्यों? ये गलत है। यहाँ पर नैदानिक परीक्षण उद्देश्य ये नहीं है कि मतलब आप बालकों को नाम दे दो कि तू पिछड़ा बालक है, तू होशियार बालक है, ये बिल्कुल नहीं करना। आपको मूल्यांकन में एक शिक्षक के रूप में कभी नहीं किया जाता है ना, पिछड़ा, कमजोर, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली, ऐसे कभी नाम नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते छात्रों द्वारा की गई कमजोरियों की पहचान करना ना। अब ये 2 विकल्प हट गए तो भी उपयुक्त सभी नहीं होगा, बल्कि होगा कौन सा? विकल्प नंबर 3, कि छात्रों द्वारा की गई कमजोरियों की पहचान करना। छात्र ने जो भी कमजोरियाँ की, जो भी त्रुटियाँ की है ना, उन त्रुटियों की पहचान करना है। किसमें? नैदानिक या निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य होता है। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 9 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गणित की विशेषता नहीं है? कौन सी गणित की विशेषता नहीं है? तो देखिए अमूर्तन बिल्कुल गणित की विशेषता है। फिर मूर्त रूप, आप कहोगे सर मूर्त रूप भी है, मूर्त रूप नहीं है। स्वयं सिद्धता भी है और सूत्रीकरण भी है। बच्चा कौन सा? मूर्त रूप है, वो गणित की विशेषता नहीं है। अब देखिए इसमें भी ध्यान से सुन लीजिए कि आप है कि कुछ कह सकते हो कि भाई ये मूर्त रूप सर इसमें आपने गलत बताया। गलत नहीं बता रहा हूँ मैं, देखो सुन लो। अगर ऑप्शन में अगर दोनों आ जाए गणित की विशेषता में अमूर्तन मूर्तन रूप, तो आपको करना है गणित एक अमूर्त विषय है। गणित एक अमूर्त विषय, वहाँ अमूर्त को भूल जाओ। ठीक है, क्योंकि प्रारंभिक में गणित एक अमूर्त है। हम जैसे जैसे गणित को पढ़ते हैं, समस्या का समाधान करते हैं, अध्ययन करते हैं, फिर हम उसे मूर्त रूप देते हैं। ठीक है, हम उसे स्थूल रूप दे देते हैं। तो ये बात की चीज़ अमूर्त रूप, प्रारंभिक में गणित एक अमूर्त विषय। अगर ऑप्शन में अमूर्तन नहीं आए तो फिर मूर्त आए तो मूर्त करना आपको, गणित मूर्त विषय। ठीक है, ऐसे करना। तो यहाँ पर तो अमूर्तन आ रखा है, इसका मतलब ये अमूर्तन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब कैसे होगा? अमूर्तन क्या होता है? अमूर्तन होता है जिसमें कि मान लीजिए एक ऐसी परिभाषा होती है जिसमें सामान्य नियम हो, सामान्य अवधारणा हो, सामान्य संकल्पना हो, या किसी भी जो उदाहरण है उदाहरणों का प्रयोग दिया जाता है, उसे कहते हैं अमूर्तन। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है कि बैलगाड़ी, बस और साइकिल, ये 3 चीज़ें हो गई ना, तीनों अलग अलग है। बस अलग है, बैलगाड़ी अलग है, साइकिल अलग है, लेकिन तीनों को एक साथ में नाम दे दूँ कि वाहन। क्या नाम दे दूँ? वाहन। तो ये वाहन क्या बन जाता है? अमूर्त बन जाता है। वाहन की परिभाषा हो गई ना। ठीक है, ये तो हो गया अमूर्तन। स्वयं सिद्धता यानी कि स्वयं द्वारा सिद्ध की हुई, जिसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं हो, तो गणित की विशेषता बिल्कुल है, स्वयं सिद्ध है गणित, है ना। स्वयं सिद्ध नहीं है तो फिर प्रमेय कहाँ से आते हैं इसमें ना। बाकी सूत्रीकरण, तो यह तो प्रमुख विशेषता गणित की, यानी कि गणित में सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। जबकि जो मूर्त रूप है वो यहाँ पे अमूर्त विकल्प आने से मूर्त रूप नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 10 है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, उसमें विकल्प नंबर जो 2 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 11,
कि गणित का सबसे अधिक सह संबंध किस विषय के साथ है। गणित का सबसे अधिक सह संबंध है ना, गणित का नहीं, ये किसी और भी विषय का आपका पूछा जा सकता है, ठीक है, तो याद रखना। अब देखिए गणित का हिंदी के साथ नहीं है, चित्रकला के साथ भी नहीं है, अंग्रेजी के साथ भी नहीं है, बल्कि विज्ञान के साथ गणित का सबसे अधिक सह संबंध है। क्यों है? क्योंकि विज्ञान में जो भी आविष्कार होते हैं दोस्तों, विज्ञान में जो भी आविष्कार होते हैं, जो भी प्रगति होती है दोस्तों, है ना, इन सब की देन को, ये किसकी सब देन है? ये गणितीय देन है, ठीक है। ये गणित के कारण हुआ। कैसे? जैसे मान लीजिए शून्य का आविष्कार किसने किया दोस्तों? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया ना। अब आर्यभट्ट कौन है? ये तो वैज्ञानिक है, ठीक है भाई, वैज्ञानिक है, गणित जो भी मानो, है ना। इसने आविष्कार किया, ये तो क्या हो गई? विज्ञान की चीज़ हो गई, है ना, विज्ञान संबंध हो गया। लेकिन जो जीरो है, ये जीरो क्या है? ये गणित ही तो है जीरो, ये जीरो गणित ही तो है ना। तो भाई गणित से विज्ञान संबंध हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। सबसे अधिक से संबंध विज्ञान के साथ होता है गणित का, ठीक है। इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 है, सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 12 में। प्रश्न संख्या 12 है कि गणित शिक्षण में कक्षा उपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए गणित में कक्षा उपयोगी उद्देश्य पूछा है, उसका निर्धारण करना है, तो कौन से बिंदु को ध्यान में रखना आवश्यक है। विषय वस्तु की विशेषताएं, विद्यार्थियों का स्तर, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, उपयोग सभी। तो देखिए विषय वस्तु स्पष्ट है कि नहीं है, निश्चित है कि नहीं है, और हमारे जो शैक्षिक उद्देश्य को पूर्ति करने में विषय वस्तु सहायक है कि नहीं, उसकी विशेषता बिल्कुल कक्षा उपयोगी उद्देश्य होना चाहिए, सही है। विद्यार्थियों का स्तर, विद्यार्थियों का हमेशा मानसिक स्तर, उसकी जो आयु है, मानसिक आयु, इनको ध्यान में रखकर ही उसके उद्देश्य तय किए जाते हैं, ये भी ठीक है। और देखिए अपेक्षा करता है शिक्षक की उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आए, है ना, ऐसे ही हम उद्देश्य रखें, तो ये भी बिल्कुल सही, यानी उपयुक्त सभी है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 12 है दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 13 पर। अच्छा प्रश्न है, ज्यामिति शब्द का अर्थ है। ज्यामिति शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए ज्यामिति शब्द प्राचीन है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जा प्लस मिति, ठीक है, जा प्लस मिति। जा का अर्थ होता है भूमि, जा का अर्थ भूमि, प्लस मिति का अर्थ होता है माप या मापन, ठीक है। अर्थात भूमि का माप या मापन, ये किसका अर्थ है? ये ज्यामिति का अर्थ है भूमि का मापन, भूमि का पूजन, रेखा का मापन या संख्या मापन नहीं आएगा, बल्कि भूमि का मापन आ जाएगा यहाँ पे ना, भूमि का मापना। यानी प्राचीन समय में क्या किया जाता है? अब देखिए इसे ज्यामिति या फिर भूमिति भी कह सकते हैं, ठीक है, ज्यामिति या भूमिति भी आ सकता है। घुमा के प्रश्न आ जाएगा एग्जाम में, भूमिति का शाब्द करते हैं, है ना, या भूमिति का और दूसरा नाम है तो ज्यामिति, है ना। प्राचीन समय में पृथ्वी के पृष्ठ को नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 13 में विकल्प नंबर है वो 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 में। प्रश्न संख्या 14 है कि शिक्षक को विषयों का ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक है, उसे किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए? कि गणित विषय का होना चाहिए, विज्ञान विषय का, गणित और विज्ञान दोनों का, या विषयों खुद के विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों की सामान्य जानकारी का। तो देखिए एक शिक्षक है, उसे किन विषयों का ज्ञान होना चाहिए? देखिए केवल गणित का, ये तो अगर ऐसा आता है गणित शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए, तो गणित शिक्षक को गणित और विज्ञान दोनों को होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे गणित का नहीं है यार, केवल विज्ञान का, केवल गणित, दोनों भी हट जाएंगे, और गणित और विज्ञान इन दो विषयों का, क्यों बाकी विषय कहाँ गए? उनका भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो केवल विषयों का पूछा, किसी विशेष विषय का आता तो अलग देखते हैं ना। तो यहाँ होगा स्वयं के विषय, यानी जो वह पढ़ा रहा है, जिस विषय का वह शिक्षक है, उसके अलावा अन्य विषयों के बारे में भी सामान्य जानकारी उसे होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि हर विषय है, प्रत्येक विषय किसी न किसी विषय से सह संबंध होता ही है ना, इस प्रकार। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 14 है, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15 कि सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि सामान्यतः गणित सीखना कठिन है दोस्तों, क्यों है? इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है, या गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है, गलत चीज़ है। गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध है ना। शिक्षण पद्धति ही त्रुटिपूर्ण नहीं, शिक्षण पद्धति अगर त्रुटिपूर्ण होती तो उसमें सुधार भी होता। ऐसा नहीं है कि शुरू से त्रुटिपूर्ण है तो त्रुटिपूर्ण ही रहने दो, नहीं, उसमें सुधार भी होगा, है ना। तो ये भी गलत होगा, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, नहीं। हाँ, कुछ बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, जो गणित में कमज़ोर होते हैं, वो गणित को विषय व दुश्मन कहा जाता है ना, वो कौन कहते हैं? वो कमज़ोर बच्चे। लेकिन जो प्रतिभाशाली होते हैं इसे पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं आएगा कुछ बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, ये भी गलत है।
पढ़ना चाहते हैं। इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, ये बिल्कुल कथन सही है कि इसमें जो भी मतलब सूत्र है, प्रत्यय है, सिद्धांत है, नियम है, ये सारे के सारे क्या है, ये अमूर्त होते हैं ना, ये मूर्त नहीं होते। तो अमूर्त होने से क्या है कि समझ में मुश्किल से आती है ना, थोड़ी सी ईजी वे में नहीं आती, इस प्रकार गणित सीखना कठिन हो जाता है। तो आपके प्रश्न संख्या जो 15 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के गणित शिक्षण वीडियो के अति महत्वपूर्ण 15 प्रश्न, जो कि रीट, सीटेट और अन्य टेट भर्तियों में बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।